बच्चे आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। ओके। तो हमने कल देखा था क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भेषज के कितने पर्याय बताए गए हैं या सिनोनिम जिसको कहते हैं। भेषज के 9 सिनोनिम बताए गए हैं। देन हमने देखा था भेषज के प्रकार कितने होते हैं और अभेषज के प्रकार कितने होते हैं। तो भेषज के प्रकार 2 बताए गए हैं। एक कोई बताएगा मुझे? मैं तो बता ही दूंगी, आप लोग भी बताओ। बिल्कुल सही। और अभेषज के प्रकार कितने होते हैं? बादन सानुवादन। बाधन सानुबाधन, बिल्कुल सही। बाधन के क्या एग्जाम्पल बताए गए हैं? बादन के विष और बादन के दूषी विष। दूसरी विष, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था फिर से स्वास्थ्य और जस्कर जितनी भी दवाइयां हैं उनके प्रकार, उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उनको हम एज ए रसायन और एज ए वृष्य या वाजीकरण दोनों ही तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि रसायन की डेफिनेशन क्या होती है, रसायन के गुण क्या होते हैं। ठीक है। तो रसायन की डेफिनेशन होती है लाभोपायो ही सस्तानाम रसादिनाम रसायनम। और आचार्य सारंगधर ने बोला है रसायनम च तज्ज्ञेयम यत् जरा व्याधि नाशनम। ठीक है। जो कि जरा और व्याधि का नाश करे उसको हम रसायन कहते हैं। ठीक है। और उसके जो कुछ क्वालिटीज बताए गए हैं जैसे दीर्घम आयु स्मृति, मतलब एज को लंबा करता है, बढ़ाता है। स्मृति मतलब मेमोरी पावर को बढ़ाता है। मेधा मतलब इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। और आरोग्य तरुणम वयम, आरोग्य मतलब हमें हमेशा डिजीज फ्री रखने की वो उसमें वो क्वालिटी होती है। देन तरुणम वया, वया का मतलब एज को हमेशा, ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा यंग एज में रखेगा, बट कहने का मतलब है कि वो हमें बीमारियों से बचा के रखेगा, जो कि जरा वाली बीमारियां हैं। जैसे एक श्लोक में दिया हुआ था जरा व्याधि नाशनम, ओल्ड एज की बीमारियों को बचा के रखता है। ठीक है। दूसरी लाइन में था वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायन, मतलब जो हमारी वॉइस की क्वालिटी है, वाक सिद्धि का मतलब बोलने की जो क्वालिटी है, वॉइस की क्वालिटी, उसको ठीक करता है, उसको फाइन करता है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ रसायन के गुण लिखे हुए थे। एक बार आप लोग इसको रीड करना, पढ़ना और याद रखना है। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा वाजीकरण की परिभाषा। ठीक है। जैसे कि श्लोक में भी आप लोग देख रहे हैं वाजीकरण की परिभाषा दे रखी है। तो वाजीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपत्य संतान करम यत् सद्य संप्रहर्षणम, मतलब जो भेषज या जो मेडिसिन संतान उत्पत्ति में हेल्प करे, ठीक है, उसी मेडिसिन को हम वाजीकरण मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक है। वाजीकरण मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, वाजी वाती बलोएन यात प्रतिहता स्त्रिया, मतलब जो स्त्रियों के साथ मैथुन में सहायता करे। ठीक है। कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं अलग अलग लोगों को, तो ये लाइनें आपको बस याद रखनी है। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो पर्टिकुलरली जैसे दे दिया कि अपत्य संतान करम, ठीक है, पहला लाइन या पहला शब्द दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि ये किसके कॉन्टेक्स्ट में आया है। ठीक है। तो इतना बड़ा श्लोक आपको नहीं याद रखना है, बस ऊपर की 2 लाइनें जैसे कि मैंने मार्क करा है इसमें, और नीचे की लाइनें याद रखनी है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे लास्ट में एक श्लोक है संतान मूलम, ठीक है, संतान मूलम किस चीज के लिए बोला गया है, तो वाजीकरण औषधि के लिए बोला गया है। सबसे लास्ट लाइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरण में उच्चत, मतलब क्या है कि बाजीकरण का मतलब सिर्फ संतान उत्पत्ति करना नहीं, सिर्फ प्रजा बनाना नहीं है। इसके साथ साथ हमें क्या होता है, यश, यश का मतलब फेम, श्री का मतलब क्या होता है मनी,
बल का मतलब स्ट्रेंथ, और पुष्टि का मतलब हमें आरोग्य रखने में भी इस हेल्प करता है। तो ये 4 क्वालिटी बताई गई है बाजीकरण मेडिसिन की। क्या क्या? यश, श्री, बल और पुष्टि मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। कई बार सिर्फ ये उठा के दे देता है और बाजीकरण वाले प्लेस पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देगा कि ये किसके लिए आया है या किसके कॉन्टेक्स्ट में आया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, यश, श्रियम, बलम, पुष्टि, ये वाजीकरण की गुण है। वाजीकरण की परिभाषा में ये श्लोक आया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ आप लोग ये श्लोक याद रखना। श्लोक नंबर जो 13 है, इसमें क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य ऊर्जस्करम त्वेद द्विविधम प्रोक्तम औषधम। मतलब क्या है कि ये जो पहले 2 तरीके की मेडिसिन बताई गई है, कौन कौन सी? एक तो रसायन मेडिसिन और एक वाजीकरण मेडिसिन। इन्हीं दोनों को हम स्वास्थ्य ऊर्जस्कर मेडिसिन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी एक श्लोक में पढ़ा था, द्विविधम उभयम उभयार्थकृत किसके लिए आया है, तो वही चीज को यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा है कि स्वास्थ्य ऊर्जस्कर मेडिसिन 2 जो पहले बताई गई है, रसायन और वाजीकरण होती है। ठीक है, जो कि व्याधि को नाश करने में हेल्प करती है। देन इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमने ये देख रहे हैं कि रसायन के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है कुटी प्रावेशिक रसायन और दूसरा होता है वातातपिक रसायन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि रसायन के 2 भेद। पहले हमने भेद क्या याद रखा था कि भेषज के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। उसके बाद हमने देखा था अभेषज के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। देन हमारा आया रसायन के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कुटी प्रावेशिक और वातातपिक। ठीक है, तो कुटी प्रावेशिक का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, 5,000 साल पहले ये बुक लिखी गई थी, उस समय क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं होते थे, तो एक छोटा सा कॉटेज बनाया जाता था जिसमें सारे सब कुछ मटेरियल जितनी भी लगने वाली चीजें उन सबको इकट्ठा करके पेशेंट को वहां पे रख दिया जाता था और वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता था एक ड्यूरेशन के लिए। जैसे हमने कह दिया कि आपको यहाँ 10 दिन रहना है, तो 10 दिन के लिए अब वो पेशेंट वहीं रहेगा। ठीक है, कुटी बना के वहां पे रख देते थे। उसी को कह रहा है कि कुटी प्रावेशिक रसायन, की कुटी में हमने प्रवेश करा दिया और उसके बाद हम उसको रसायन चिकित्सा दे रहे हैं। देन सेकेंड वन इज वातातपिक रसायन, मतलब वात और आतप। वात का मतलब वायु और आतप का मतलब धूप। ठीक है, मतलब क्या है वातातपिक रसायन का मतलब कि आप अपने घर में रह के या बाहर भी रह के वो ट्रीटमेंट, वो रसायन चिकित्सा ले सकते हो। आपको प्रॉपर उस कुटी में 10 दिन 5 दिन रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि रसायन के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं प्रयोग भेद से। एक हो गया कुटी प्रावेशिक रसायन और दूसरा हो जाता है वातातपिक रसायन। ठीक है, इसके बाद जब आप लोग सुश्रुत या चक्रपाणी के रेफरेंस देखोगे, जैसे मैंने लिख रखा है, आप लोग भी ऐसे ही अपने बुक में लिखते जाओ। ठीक है, मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वो पेज चेंज करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। बट आप लोग इसको देख रहे, मैंने लिख रखा है कि चक्रपाणी ने फिर फर्दर 3 भेद बताए हैं। कौन कौन सा? काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन और आजस्रिक रसायन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आप लोगों को समझ आ रही है मैं जो पढ़ा रही हूँ? जी मैम। मैम काम ओके, में रसायन नैमित्तिक एंड थर्ड वन क्या है? ये अलग अलग रसायन के प्रकार है। जैसे कि आजस्रिक रसायन क्या होता है कि एक पर्टिकुलरली आप किस डिजीज में कौन सा रसायन यूज कर रहे हैं, उसी को हम आजस्रिक रसायन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो, अगर आपको एग्जाम्पल हम लेते हैं अश्वगंधा का। ठीक है, अश्वगंधा का हम एक प्रॉपर यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद एग्जाम्पल आता है भल्लातक। देख लो भल्लातक की योग, भल्लातक हम कहाँ यूज करते हैं? अगर कोई भी कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं, ठीक है, तो वहां पे हम स्पेशली भल्लातक रसायन का यूज करते हैं।
इसके बाद आ जाता है मेधे रसायन। मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ बुद्धिवर्धक चीजों की जरूरत है, वहां पे मैं अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे आप उसको मेधे रसायन खिलाओगे। ठीक है। नैमित्तिक रसायन का मतलब होता है कि जो हम नित्य यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आगे आपका एग्जाम्पल के लिए दूध ले सकते हो, घी ले सकते हो। ठीक है। इस तरीके से कुछ टाइप्स उनके बताए गए, चक्रपाणी ने बता रखा है। ठीक है। आप लोग जब बुक देखोगे, रेफरेंस आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। मैं रोज थोड़े छोटे छोटे आप लोगों को होमवर्क दिया करूंगी, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, चीजों को याद रखो। काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन, आजस्रिक रसायन, इन तीनों के एग्जाम्पल्स आप पढ़ के आना। ठीक है। पढ़ के आओगे आप लोग? ओके मैम। ठीक है बेटा। देन हम देखते हैं, विमर्श में आते हैं। ठीक है। विमर्श में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है। विमर्श की आप लोग ऊपर वाला पैरा छोड़ दो, नीचे वाले जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें थर्ड लाइन देखना। सुश्रुत ने बताया है कि सप्त पुरुषा रसायनम न उपयुज्य रन, मतलब ऐसे 7 पुरुष होते हैं जिनको रसायन का सेवन मना किया गया है, रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि किस आचार्य ने बताया है रसायन का सेवन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इस कंडीशन में, या फिर कितने पुरुषों को में रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर ये ऑप्शन में ही रख देगा कि रसायन का सेवन किसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि अथ सप्त पुरुषा रसायनम न उपयुज्यरन, मतलब ऐसे 7 पुरुष हैं जिनको रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? अनात्मवान, आलस, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, भेषज अपमानी। ठीक है। तो आप लोग का काम क्या है कि या तो अगर आप स्टिक नोट्स रखते हो तो यहाँ पे एक स्टिक कर लो। ठीक है। इसको एक सीक्वेंस में लिख के, और आप या तो यहाँ पे स्टिक कर लो, या अगर आप नोट बना रहे हो तो नोट में अपने हिसाब से, अगर आपको एक सीक्वेंस में याद हो जाती है चीजें तो वैसे नोट कर लो। ठीक है। बट इसको सातों के सातों नाम आपको याद होने चाहिए। देन हम देखते हैं नीचे से सेकंड लाइन, उसमें ये लिखा गया है कि रसायन का प्रयोग कब करना चाहिए, जिसमें सुश्रुत ने बताया, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में, कि पूर्वे बयसी मध्य, मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एकदम बाल्यावस्था में भी हम रसायन का सेवन नहीं करेंगे, और एकदम ओल्ड एज में भी जाके नहीं करेंगे। कहने का मतलब लेस देन 10 या 12 ईयर्स और मोर देन 70 ईयर्स के बाद भी हमें रसायन का सेवन नहीं कराना है। तो एक वर्ड में हम याद रखेंगे कि रसायन का सेवन मध्यम अवस्था में करनी चाहिए, या फिर आप ये शब्द ही याद कर लेंगे। आयुर्वेद में क्या होता है ना, कि जितने भी पीजी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं पूछते, वो डायरेक्ट श्लोक के टर्म उठा के रख लेंगे, वही शब्द उठा के रख देंगे, क्वेश्चन बना देंगे कि ये किसने बोला है, या किस आचार्य ने बोला है, या किसके कॉन्टेक्स्ट में आया है। ये आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली इस पे बन रहे हैं इस तरीके के। ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये शब्द ही आप याद रखेंगे, रसायन का प्रयोग पूर्वे बयसी मध्य, ये किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है। देन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये टेबल बना दिया है सारी चीजों का, जो हम पहले पेज से पढ़ते आ रहे हैं, भेषज के प्रकार, अभेषज के प्रकार, ठीक है, रसायन के प्रकार। तो इन टेबल यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, अगर कोई किसी को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से याद कर लो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोक ये आता है कि अब कुटी प्रावेशिक रसायन जो हमने पढ़ा, उसमें अब कुटी कैसे बनाएंगे, जो कॉटेज होता है उसको हम बनाएंगे कैसे, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। उसको बताए हैं। तो एक आप लोग ट्रिक याद रखना कि आयुर्वेद में जहां पे भी कहीं पे किसी भी चीज को बनाने की बात आई होगी, तो वहां पे, या फिर एंट्रेंस की बात आई होगी कि किस दिशा से एंटर करेंगे या किस दिशा में क्या होना चाहिए, तो
एकदम याद रखना, कहीं के पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्व और उत्तर दिशा हमेशा ही बोला गया, हर जगह बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, लिखा हुआ है श्लोक में कि दिशि पूर्व उत्तर, मतलब पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हमें कुटी बनाना चाहिए, उसका द्वार उधर ही होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि विस्तार उत्सेद संपन्ना त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका विस्तार, और विस्तार का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई उसकी कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं दिया है, बट प्रॉपर होना चाहिए, जैसे पेशेंट के हाइट और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस कुटी को बनाना चाहिए। और त्रिगर्भा मतलब तीन उसमें स्टेजेस होने चाहिए, ठीक है, 3 द्वार होने चाहिए। देन सूक्ष्म लोचना, छोटे छोटे उसमें छिद्र होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है, लास्ट लाइन, आप लोग लास्ट के पहले वाली लाइन देखोगे, शब्द आदि नाम सस्ता नाम अगम्या स्त्री विवर्जिता, मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि उसमें बाहर की आवाजें नहीं होनी चाहिए, फीमेल का एंटर करना वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर दिया है, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है, जैसे इस बार भी पूछा था, इस बार आई थिंक अगर यूपी एएमओ के पेपर आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें पूछा था कि इसमें कितने गर्भ और कितने गर्भ बताए गए हैं, तो 3 गर्भ बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कुटी निर्माण की विधि। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रवेश करने की विधि। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है कि जब सूर्य उत्तरायण में हो और शुक्ल पक्ष में हो तभी या एंटर करेंगे उस कुटी में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि रसायन प्रयोग, नेक्स्ट लाइन जो कह रहा है रसायन प्रयोग के पहले शोधन, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें जब रसायन चिकित्सा स्टार्ट करी है उसके पहले हमें शोधन करा लेना चाहिए। तो क्यों शोधन कराना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए विमर्श में एक एग्जाम्पल दिया, आचार्य सुश्रुत की एक एग्जाम्पल है, उसमें कह रहे हैं कि अविशुद्ध शरीरस्य युक्तो रसायनो विधि न भाति वासासी क्लिष्टे रंग योग इवार पिता। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो एक गंदा कपड़ा है, ठीक है, उसको हमें कलर करना है, तो गंदे कपड़े पे कलर उतना अच्छा नहीं चढ़ेगा जितना कि एक क्लीन क्लॉथ पे कलर आएगा, ठीक है। इसलिए वो हमारे शरीर को भी कपड़े से कोरिलेट करके बता रहे हैं कि जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक रसायन मेडिसिन का उतना एफिकेसी नहीं दिखेगा जितना कि दिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए शोधन कराना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कह रहा है, श्लोक नंबर 25 देखोगे आप लोग, संशोधन औषधि, संशोधन किससे कराएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो एक श्लोक आई है हरित की चूर्ण, या इसी को हम हरित आदि चूर्ण करके भी याद रखते हैं। इसके कंटेंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके कंटेंट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हरित की नाम चूड़ानी सैंधव आम्ल के गुणम, सैंधव आम्ला और गुण होता है। देन वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेषजा, विश्व भेषज का मतलब, विश्व भेषज का क्या मतलब होता है बेटा, अदरक। अदरक या शुंठी, नॉट अदरक, शुंठी, ठीक है। तो यहाँ पे वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेषजाम, ठीक है। ये आपको कंटेंट याद रखने हैं, 8 कंटेंट है, सैंधव आम्ल की गुड़ वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेषज और एक हरित की इटसेल्फ, ठीक है, 9 हो गए, ठीक है। तो ये कंटेंट आपको याद रखने हैं। कितनी मात्रा बताई गई है, 1 तोला मात्रा बताई गई है। किससे लेना चाहिए, उष्ण जल से, मतलब गर्म पानी से पीना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत ही मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताती जाऊंगी, आप उसको चाहे स्टार बना लो या फिर उसको हाईलाइट कर लो, जैसे भी करना है, या अगर आप नोट कर रहे हो नोट कर लो, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीजों को, मतलब इसको छोड़ के आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते। वो चाहे फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं उनके वाइबा की बात हो, या उनके एग्जाम की बात हो, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी बात हो, ठीक है। तो इसको एकदम लर्न कर लेना,
मैं फिर से बोलती हूँ, हरितकी नाम चूड़ानी सैंधव आम्ल के गुड़म वचा विडंग रजनी पिप्पली विश्व भेषजाम। रजनी का मतलब यहाँ पे जान लो क्या होता है, हरिद्रा। ठीक है, रजनी उसका सिनोनिम है। तो सिनोनिम भी आप यहाँ से याद रखेंगे कि रजनी किसके लिए बोला गया, हरिद्रा है, और विश्व भेषज शुंठी के लिए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हरितकी आदि चूर्ण से हम शोधन कराएंगे। देन आता है कि कितनी मात्रा, तो 1 तोला मात्रा। किससे लेना है, उष्ण जल से लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ दे रखी है हिंदी में, उसमें बताया है कि जब हम शोधन कर लेते हैं, मतलब हरितकी खाने से क्या होगा, विरेचन होगा। ठीक है, और इसके बाद जब विरेचन हम करा लेते हैं, नॉर्मली पंचकर्मा में भी जब आप पढ़े होगे तो उसमें आता है कि पंचकर्मा कराने के बाद, वमन और विरेचन कराने के बाद स्पेशली हम संसर्जन कर्म कराते हैं। ठीक है, तो संसर्जन कर्म हम क्यों करते हैं, कोई बताएगा बच्चे, संसर्जन कर्म हम क्यों करते हैं? हम संशोधन के बाद जठराग्नि वो कमजोर हो जाती है, इसीलिए संसर्जन क्रम से तेज कर देते हैं जठराग्नि को। बिल्कुल सही, तेज नहीं, हम अग्नि को रिस्टोर करते हैं। कहने का मतलब होता है कि श्लोक में लिखा हुआ है, जब आप पंचकर्मा या फिर कल्प और सिद्धि स्थान पढ़ोगे तो वहां पे आता है कि जब हम पंचकर्म करते हैं, शोधन, वमन और विरेचन स्पेशली, तो उसमें क्या होता है, अग्नि अपने स्थान से हट जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, उस अग्नि को फिर से उसकी जगह पे लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और अग्नि को स्ट्रेंथ देने के लिए हम संसर्जन कर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी संसर्जन कर्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या खिलाएंगे हम, पेया बिलेपी। ठीक है, और यूज, ये सब आप लोग जानते होंगे, जो 4 चीजें हम खिलाते हैं, पेया बिलेपी ईटीसी कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आता है कि कितने दिनों तक हम संसर्जन कर्म करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा शोधन हुआ है, हम 3 दिन करेंगे या 5 दिन करेंगे या 7 दिन करेंगे। अगर हीन शुद्धि हुई है तो हम 3 दिन करेंगे, अगर मध्यम शुद्धि हुई है तो हम 5 दिन करेंगे, और अगर उत्तम शुद्धि हुई है तो हम 7 दिन करेंगे। ये शुद्धि, ये आप समझ रहे हो, हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि जो मैं बता रही हूँ। कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये हीन शुद्धि हुई है, ये मध्यम शुद्धि हुई है, ये उत्तम शुद्धि हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें संसर्जन क्रम को फॉलो करना होता है। कोई बताएगा बच्चे? हाँ जी, वेग को देख के। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि विरेचन के कितने वेग होते हैं, अगर मान लो अगर ये उत्तम विरेचन हुआ है तो कितने वेग होंगे? 30 वेग। 30 होते हैं। मध्यम में 20 होते हैं, और हीन में 10। 30 20 10, या 10 20 30, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इन वेगों के आधार पे ही हम हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने संसर्जन क्रम को फॉलो करना होता है। अगर हीन शुद्धि हो रखी है तो हम 3 दिन कराएंगे, अगर मध्यम शुद्धि हो रखी है तो हम 5 दिन कराएंगे, और अगर उत्तम शुद्धि हो रखी है तो हम 7 डेज कराते हैं। ठीक है, मात्रा याद रखेंगे, मात्रा हरितक्यादि चूर्ण के लिए 1 तोला बोली गई है। ठीक है, और हरितक्यादि चूर्ण का प्रयोग रसायन सेवन के पहले बोला गया है, शोधन करने के लिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो हरितकी के गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, ऐसे आप लोग भी लिख लोगे, मैं बोल देती हूँ, समझा देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे हरितकी से रिलेटेड यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, मैंने जिस तरीके से लिख रखा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पहले मैंने लिखा है कि दंती हरितकी, हरितकी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम हरितकी के गुण पढ़ लेते हैं, फिर हम ऊपर वाले लाइन पे जाएंगे। ठीक है, तो हरितकी के गुण क्या कह रहे हैं, सबसे पहली लाइन देखोगे, हरितकी पंच रसाम। ठीक है, उष्णाम अलवणाम शिवाम, मतलब हरितकी में कितने रस होते हैं, 5 रस होते हैं। ठीक है, कौन सा रस नहीं होता है, अलवणाम, मतलब लवण रस नहीं होता है। ठीक है, और
उष्ण, उष्ण का मतलब क्या है कि हरितकी का वीर्य क्या है, पोटेंसी क्या होती है, उष्ण वीर्य होता है। ठीक है, तो हरितकी में 5 रस होते हैं, कौन सा नहीं होता, लवण रस नहीं होता है। ठीक है, और हरितकी उष्ण वीर्य वाली औषधि है। ठीक है, इसके जो लाइनें हैं ना वो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बताती हूँ आगे चल के। जैसे यहाँ पे दोष अनुलोमनी, लघ्वी, विद्यात, दीपन, पाचनम, मतलब जो हरितकी होता है दोषों का अनुलोमन करता है। अनुलोमन का मतलब क्या होता है कि वो जो दोष हैं वो उनको अपने ही रास्ते से बाहर निकालता है। जैसे यहाँ पे हरितकी का काम क्या है, रेचन कराना या विरेचन कराना। तो विरेचन में कौन सा दोष इन्वॉल्व होता है, अगर मान लो किसी को अपान वायु दुष्टि हो रखी है। ठीक है, अपान वायु का जो अनुलोमन होता है वो नीचे के रास्ते से होता है, बाई एनल रूट होता है। ठीक है, और अगर अपान वायु दुष्टि हो जाती है तो उसकी गति प्रतिलोम हो जाती है, मतलब वो उल्टी चलने लगती है। अब वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, तो वो अपने ऊपर की वायु को फिर परेशान करेगी। जैसे उसके ऊपर होता है समान वायु, फिर ब्यान वायु, फिर प्राण वायु, फिर इन सारे वायु को वो डिस्टर्ब करती जाती है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कभी भी वायु को अगर ठीक करना होता है तो पहला हमारा रूल आता है कि हमें वायु का अनुलोमन करना होता है। ठीक है, अनुलोमन का मतलब उसके रास्ते से उसको हम बाहर निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोष अनुलोमनी, मतलब क्या है कि हरितकी जो है वायु का अनुलोमन करती है, दोषों को उसके रास्ते से बाहर निकालती है। ठीक है, लघ्वी मतलब लघुता ले आती है। ठीक है, और दीपन पाचन भी करती है, क्योंकि यहाँ पे उष्ण वीर्य दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है दीपन और पाचन करेगा ही। देन सेकंड लाइन में देखना, बय स्थापनी पराम। अब ये बय स्थापनी शब्द कभी आम्ले के लिए भी आया है, आम्लकी के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि अगर ऐसे श्लोक दे रखा है बय स्थापनी पराम, ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये वहां पे कंफ्यूज कर देगा, आम्लकी के लिए है या हरितकी के लिए है। जब आप लोग अग्रय द्रव्य पढ़े होगे तो वहां पे पढ़ा होगा आपने, अग्रय द्रव्य में आम्लकी के लिए क्या बोला गया है, अग्रय द्रव्य पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, अनिल ने आंसर किया है, आम्लकी बय स्थापने। और हरितकी के लिए पथ्यानाम। पथ्यानाम। ठीक है, मतलब हरितकी हमेशा पथ्य का काम कर, हमेशा अच्छा काम करेगी, इसलिए उसको माता से भी कोरिलेट कर दिया है भाव प्रकाश ने। ठीक है, और आम्लकी बय स्थापना नाम। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अग्रय द्रव्य का मेंशन होगा कि अग्रय द्रव्य में या फिर वय स्थापनी, ऐसे कुछ होगा क्वेश्चन। बट यहाँ पे श्लोक में देख रहे हो, आयुष्या पौष्टिकी धन्याम वयसा स्थापनी पराम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन आई है वो हरितकी के लिए आई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, सर्व रोग प्रशमनी, सभी रोगों का नाश करती है, और बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान। ठीक है, बुद्धि इंद्रिय को भी बल देती है। देन सबसे लास्ट लाइन जो देख रहे हो आप लोग, इसको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन किससे होता है, मेधे रसायन से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरितकी, मतलब स्मृति और बुद्धि में अगर प्रमोह हो जाए, मतलब कुछ डिल्यूजन जैसा हो जाए, डेलीरियम जैसा हो जाए, अगर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, इंटेलिजेंस की कमी आ रही है, ठीक है, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरितकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको याद रखना है कि कई बार पूछ देगा कि स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम, क्या ये मेधे रसायन के लिए है या हरितकी के लिए है, या कुछ और एक दो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद रखने हैं, स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम, ये लास्ट में हरितकी के लिए आया है। ठीक है, और इसके बाद कुछ कुछ और इंडिकेशन इसमें दे रखे हैं, जैसे कुष्ठ में देते हैं, पांडु में देते हैं, ग्रहणी रोग में देते हैं, विषम ज्वर में देते हैं। तो ये एक दो आप लोग इंडिकेशन याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है हरितकी के गुण। अब आता है जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं, आप लोग इसको एकदम रट जाओगे, होता है ना एकदम रट जाना। कुछ हरितकी बताएगा, हरितकी से रिलेटेड मेडिसिन। पहला दंती हरितकी। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो आता जाएगा,
पर अभी से ही आप लोग इन सारी चीजों को याद करते चलोगे। एक जगह एक नोट बना लो या स्टिक नोट बना लो, ठीक है, उसको लिख के स्टिक कर दो या नोट में लिख लो। दंती हरितकी का रोगाधिकार क्या है, कहाँ पे आया है, गुल्म में आया है, ठीक है। चित्रक हरितकी नासा रोग के लिए आया है। व्याघ्री हरितकी कास के लिए आया है। कांस हरितकी शोथ के लिए आया है। गोमूत्र हरितकी पांडु के लिए। अगस्त्य हरितकी कास के लिए। और लास्ट में गुड़ हरितकी है। तो गुड़ हरितकी चरक ने अर्श में बोले हैं, और भी कई जगह बोले हैं चरक ने, और सुश्रुत ने वातरक में बोले हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो या फिर याद कर लेना, अच्छे से याद रखना इसको। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम कोई कंफ्यूज? गुड़ हरित की सुश्रुत ने किसमें बोला है? वातरक में बोला है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ से हरितकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको यहाँ पे ही आपको कवर कर लेना है। सबसे पहले हमने हरितक्यादि चूर्ण पढ़ा, देन हमने देखा कि हरितकी के गुण क्या क्या होते हैं, देन हमने देखा कि हरितकी से रिलेटेड मेडिसिन कहाँ कहाँ पे बोले गए हैं, किस रोगाधिकार क्या है, देन हमने देखा। अब हम आते हैं विमर्श में, आप देख रहे हो, ठीक है। तो देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, क्योंकि ये सारी चीजें विमर्श में दे रखी हैं। तो विमर्श में क्या होता है ना, बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से लिखा हुआ होता है और श्लोक में लिखा हुआ होता है, वहां से ना चीजें याद करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा है। आप लोग चाहो तो लिख लो या चाहो तो नोटबुक में लिख लो। क्वेश्चन ये आता है कि हरितकी के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, ठीक है। ये हरितकी के 7 भेद बताए गए हैं, ठीक है। और ये भेद किसने बताए हैं? भाव प्रकाश ने, ठीक है। रेफरेंस भी याद रखेंगे हम, रेफरेंस कभी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। जितने भी, देखो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप कहीं पे कुछ बोलने जा रहे हो, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर अगर आपका वाइवा चल रहा है, या अगर आप एमडी में सेलेक्ट हो जाते हो तो कहीं पढ़ाने जा रहे हो, जूनियर को पढ़ा रहे हो, जब उसको कोई भी चीज आप रेफरेंस के साथ बोलोगे ना, तो उसको भी लगेगा कि आपको ये चीजें याद है, 100% याद है, ठीक है। और आप वहां पे अपने इंप्रेशन बना पाओगे। तो रेफरेंस याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान इतने नंबर चैप्टर में ये बात बोली है, आचार्य सुश्रुत ने इतने नंबर चैप्टर में इस स्थान के इतने नंबर चैप्टर में ये बात बोली है, ठीक है, तो वहां पे इंप्रेशन अपना अलग बनता है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में भी रेफरेंस दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि कहाँ पे बोला है, इसके लिए रेफरेंस याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो हरितकी के 7 भेद भाव प्रकाश ने बताए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 7 भेद के नाम लिखेंगे, जैसा लिख रखा है मैंने वैसे आप लोग भी करोगे, ठीक है। हरितकी के 7 भेद के नाम लिखेंगे, इसके बाद आकृति उसके सामने, ठीक है। इसी श्लोक में आकृति भी लिख रखी है, मैं बताते जाती हूँ। और देन उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे प्रयोग का, कि ये अगर विजया है, इसकी आकृति कैसी है और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। देन नेक्स्ट लिख रखा है कि किस जगह पे पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, किसी एक का नाम उठा के दे दिया था एग्जाम में, आई थिंक बीएचयू के एग्जाम में पूछा था, ठीक है, तभी मैंने ये ढूंढ के निकाला। किसी एक हरितकी को दे देगा और पूछेगा कि ये किस जगह पे पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग को 4 कॉलम बनानी है। इसमें पहला कॉलम होगा नाम का, दूसरा होगा आकृति का, तीसरा होगा प्रयोग का, और चौथा होगा कि किस स्थान पर ये प्रिडोमिनेंटली पाई जाती है, ठीक है। तो पहला हो जाता है विजया, ठीक है। विजया की आकृति होती है अलाबू, अलाबू आकार का होता है, और ये सर्व रोग में प्रयोग, मतलब सभी जगह पे प्रयोग किया जा सकता है। और ये मिलता कहाँ है? विंध्य देश में मिलता है, विंध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। रोहिणी वृत्त होती है, मतलब वृत्ताकार होती है। और देखो चीजों को बहुत ही थोड़ा सा समराइज किया करो। जैसे मान लो यहाँ पे रोहिणी है, वृत्त आकार में है, तो यहाँ पे व्रण रोपण का काम करती है। वृत्त है, व्रण रोपण है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? सभी जगहों पे पाई जाती है।
देन आता है हमारा पूतना, ठीक है। अब क्योंकि प है, पूतना है, तो इसका प्रयोग क्या है, प्रलेप करना, ठीक है। और पूतना सूक्ष्म है और ये प्रलेप का काम कर रही है। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद रखा करो, ठीक है। तो पूतना है, प्रलेप है, पूतना का योग प्रलेप करना, और इसकी आकृति कैसी होती है, सूक्ष्म होती है। पूतना छोटी है और प्रलेप का काम कर रही है, इस तरीके से याद कर लो। और कहाँ पे मिलता है, सिंधु देश में मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है अमृता, ठीक है। तो अमृता मोटी है, अमृता मांसल, आकृति कैसी है, अमृता मांसल होती है, और अमृता शोधन का काम कर रही है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, चंपा देश में पाई जाती है, ठीक है। इसी के बाद नीचे अभया, ठीक है। अभया पंचरेखी, दो रेखी करके है, एक अभया में है, एक आगे आता है। तो अभया पंचरेखी है, और अगर पंचरेखी है तो नेत्र रोग में काम आ रहा है, ये भी चंपा प्रदेश में। तो अगर देश को याद रखना हो तो ए और ए, अमृता और अभया जो भी है, ये दोनों चंपा देश में पाए जाते हैं। और अभया पंचरेखी है और ये नेत्र रोग में काम आता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है जीवंती, जीवंती का वर्ण कैसा होता है, स्वर्ण वर्ण होता है, ठीक है। और ये सर्वरोग, क्योंकि जीवंती है तो सर्वरोग में काम आ रही है, ठीक है, जीवन देने वाली है, सर्वरोग में काम आ रही है। और ये कहाँ पे मिलता है, सौराष्ट्री, ठीक है। और लास्ट जो इसका भेद है, चेतकी, चेतकी का वर्ण कैसी आकृति होती है, त्रिरेखी, मैंने बोला था दो रेखी करके है, एक पंचरेखी है और एक त्रिरेखी है, ठीक है। तो पंचरेखी अभया है और त्रिरेखी चेतकी है। इसमें टी टी सिमिलर है, तो इस तरीके से भी जो कॉमन है थोड़ा ध्यान में रखोगे कि टी और टी दोनों मिल रहे हैं, मतलब चेतकी टी से होगा तो त्रिरेखी हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम आता है, रेचन में, और कहाँ मिलता है, हिमालय में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हरितकी के 7 भेद, आकृति कैसी होती है, प्रयोग कहाँ पे होता है और किस देश में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम अब प्रयोग भेद से भी हरितकी के प्रकार बताए गए हैं, भाव प्रकाश नहीं बोले हैं। जैसे चर्विता वर्धय, श्लोक में ही है, देखोगे श्लोक आप लोग, उसमें लिखा हुआ है कि चर्विता वर्धयेत अग्नि, ठीक है। पेसिता मल शोधिनी, स्विन्ना संग्राहिनी, और पथ्या भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनोत। मतलब क्या है, अब प्रयोग भेद से हरितकी, यहाँ तो आकृति भेद से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रयोग भेद से है, जैसे अगर हम चबा के खाते हैं, ठीक है, तो चर्विता मतलब चबा के खाना, उससे क्या हो रहा है, अग्नि की वृद्धि हो रही है, ठीक है। पेसिता मतलब अगर हम उसको पीस दे रहे हैं, कल्क बना दे रहे हैं, तो मल शोधनी मतलब मल शोधन का काम कर रही है। स्विन्ना संग्राहिनी अगर हम उसको फ्राई कर दिए, स्वेदन कर दिया, सॉरी फ्राई नहीं, स्वेदन कर दिया मतलब उसको बॉईल किया हमने, तो संग्राही का काम करती है। और अगर भ्रिष्टा मतलब फ्राई कर दिया अगर हमने, ठीक है, तो तीनों दोषों का नाश करती है। तो ये अलग अलग प्रयोग के हिसाब से हरितकी के भेद होते हैं। एक बार फिर मैं बोलती हूँ, चर्विता वर्धयेत अग्नि, पेसिता मल शोधनी, स्विन्ना संग्राहिनी, देखो यहाँ पे एस और एस है, ठीक है, स्विन्ना संग्राहिनी और भ्रिष्टा त्रिदोषनु, ठीक है। तो ये एक प्रकार होते हो गए, ठीक है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि हरितकी के किस पार्ट में कौन सा रस होता है, ठीक है। हरितकी के किस पार्ट में कौन सा रस होता है, जैसे मज्जा में, फिर उसके स्नायु में, देन उसके वृंत में, फिर त्वक में, फिर उसकी जो गुठली होती है उसमें कौन सा रस होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है हरितकी पंच रसाम अलवणाम, मतलब लवण रस नहीं होगा, 5 रस होंगे, मधुर, आप लोग एक सीक्वेंस लिखोगे, मधुर अम्ल, लवण को स्किप कर दोगे, मधुर अम्ल कटु तिक्त और कसाय। और इस हिसाब से मधुर कहाँ है, मज्जा में है, अम्ल कहाँ है, स्नायु में है, कटु कहाँ है, त्वक में है, तिक्त वृंत में है, और कषाय उसके गुठली में है, ठीक है। तो इस तरीके से याद करेंगे आप लोग, इसको याद करके आओगे, मैं कल पूछूंगी, कल जितने बच्चे आएंगे मैं उनसे पूछूंगी, हरितकी वाले तो सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ठीक है। मैम इसके क्वेश्चन बाद सच नेक्स्ट, है? हाँ बेटा,
फिर से थोड़ा मधुर में कहाँ पे मिलते? मज्जा में? मधुर होता है मज्जा में, अम्ल होता है स्नायु में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कटु। लवण को हम स्किप करेंगे। मधुर, अम्ल, उसके बाद कटु। कटु होता है त्वक में। देन आता है तिक्त रस। तिक्त होता है वृंत में। और कसाय, कसाय होता है गुठली, जो उसके अंदर की गुठली होती है उसमें कसाय रस होता है। तो इस तरीके से मधुर, अम्ल, लवण नहीं है, कटु, तिक्त और कसाय, 5 रस हो गए। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे होते हैं? मधुर मज्जा में, अम्ल स्नायु में, कटु त्वक में, तिक्त रस वृंत में होता है और कसाय उसकी गुठली में होता है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। देन एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप लोग सुने होंगे नाम ऋतु हरितकी का। ठीक है, मतलब किस ऋतु में हरितकी को हमें किसके साथ लेना चाहिए, उसका एक अलग इफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ऋतु हरितकी के बारे में भी आया है। तो एक जैसे क्या होता है ना, सबसे पहले आपको सीजन याद रखने हैं। जो 6 सीजन बताए गए, ये जो मैं सीक्वेंस बताऊंगी अभी सीजन के, इस सीक्वेंस को अगर आप याद रखते हो तो चाहे चरक के हो, चाहे सुश्रुत के हो, क्रियाकाल के क्वेश्चन हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको इस ऋतु के सीक्वेंस से निकल जाएंगे। A to Z क्वेश्चन, इस सीक्वेंस को नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आपको याद रखना है शिशिर, ठीक है, देन उसके बाद वसंत, देन उसके बाद ग्रीष्म। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, उसके बाद आता है वर्षा, देन शरद एंड देन हेमंत। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इस सीक्वेंस को याद रखोगे ना तो क्रियाकाल से रिलेटेड जितने भी ऋतु के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं या फिर पंचकर्म में ऋतु के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ऊपर की तीनों आदान काल की हैं और नीचे की तीनों विसर्ग काल की हैं। तो हमें क्या याद रखना है, शिशिर में हम क्या देंगे, पिप्पली के साथ देंगे हरितकी को। देन वसंत में हम किससे देंगे, मधु के साथ। और ग्रीष्म में हम किससे देंगे, गुड़ के साथ। मतलब आपको याद रखना है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, पिप्पली, मधु और गुड़। ठीक है, पिप्पली, मधु और गुड़। नीचे वाले तीनों याद रख लेना, नीचे वाले तीनों बहुत इजीली याद हो जाते हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, तो वर्षा में हम किससे देंगे, सेंधव, शर्करा, शुंठी। वर्षा, शरद, हेमंत, सेंधव, शर्करा, शुंठी, ये तीनों स से हैं, एस से हैं। ठीक है, तो वर्षा, शरद, हेमंत, सेंधव, शर्करा, शुंठी। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग याद रखोगे इसको। सीक्वेंस, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म में हम किससे दे रहे हैं, पिप्पली, मधु, गुड़ से। और शिशिर, वसंत और हो गया। फिर वर्षा, शरद और हेमंत, वर्षा, शरद और हेमंत में हम दे रहे हैं सेंधव, शर्करा, शुंठी से। ठीक है, याद हो जाएगा ये सारी ऋतु हरित की। यस मैम। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सब बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हरितकी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। जैसे हरितकी के पहले हमने देखा कि आकृति के हिसाब से भेद कितने हैं, देन हमने देखा प्रयोग के हिसाब से कितने भेद होते हैं। ठीक है, और सबका क्या काम होता है। देन हम देख रहे हैं कि हरितकी के जो 5 रस बोले गए हैं वो किस पार्ट में कौन कौन से रस होते हैं। देन हमने देखा कि हरितकी, ऋतु हरितकी का वर्णन आया, ऋतु हरितकी में हम कौन सी ऋतु में कौन सी हरितकी के साथ क्या लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऋतु हरितकी। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हरितकी के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, देन आता है एक क्वेश्चन हरितकी का, हरितकी का सेवन किसको नहीं करना चाहिए। अभी तक तो हम हरितकी
को बहुत बड़ाई कर रहे थे, पर यहाँ पे है कि हरितकी का सेवन किसको नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, तो याद रखेंगे। अजीर्णिनो रुक्ष भुजो स्त्री मध्य विस्कर्षिता, मतलब अगर किसी को अजीर्ण हो रखा है, ठीक है, अगर कोई किसी को रुक्षता बहुत ज्यादा या रुक्ष भोजन करता है, ठीक है, रुक्ष भुजो मतलब ज्यादातर रुक्ष चीजें खाता है, तो रुक्ष चीजें क्या हो गई, बता सकते हो रुक्ष चीजें क्या हो गई? ढूंढ के आना, ये आपका होमवर्क, जो आप नहीं बता पाओगे और मुझे लगता है वो बहुत ही कॉमन है, उसको आप एक बार ढूंढ के आओ या पूछ लो। अगर आप कॉलेज जाते हो तो किसी बच्चे से डिस्कशन कर लो, किसी टीचर से डिस्कशन कर लो, ठीक है, कि रुक्ष भोजन क्या क्या होता है, या नहीं तो बुक खोलो, ठीक है, काय चिकित्सा की बुक खोलो, या फिर आपके पास कोई संहिता है, वहां पे आहार का जो आहार वाले चैप्टर्स आए, चरक सूत्र 27, वहां पे देखो कि रुक्ष भोजन में क्या क्या बोला गया, एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं, ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो। देन स्त्री मध्य विस्कर्षिता, मतलब जो अत्यधिक स्त्री सेवन करता हो, अत्यधिक मद्य का सेवन करता हो और विष का सेवन किया हो। देन नेक्स्ट वन इज क्षुधा तृष्णा, ठीक है, अगर किसी को भूख लगी है और प्यास लगी है, ठीक है, ऐसे लोगों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पे देख रहे हो कि जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेशन बोले गए हैं, इसमें सब में क्या है, रुक्षता से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। मतलब हरितकी ऑलरेडी उष्ण वीर्य है, अभी आपने पढ़ा हरितकी पंचरसाम उष्णाम अलवणाम, मतलब हरितकी पंचरस है, उष्ण वीर्य है, ठीक है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो रुक्ष कारक होती है, हरितकी जो है रुक्षता ले आती है शरीर में। तो ऑलरेडी उसकी जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, एक तो वो उष्ण है, दूसरा रुक्ष क्वालिटी है उसकी, और ऊपर से हम रुक्ष पुरुष को दे दें, या जो रुक्ष भोजन कर रहा है उसको दे दें, या जो बहुत ज्यादा जिसका क्षय हुआ है उसको दे दें, ठीक है, क्योंकि स्त्री मध्य विस्कर्षिता में मतलब जो स्त्री का सेवन करके क्षय हो गया हो जिसका, ठीक है, तो और भी अगर किसी का क्षय हुआ है और उसमें हम और हरितकी खिला दें तो क्या होगा, फर्दर उसका और क्षय होता जाएगा, ठीक है, फर्दर उसके बॉडी के जो धातुएं हैं वो कम होती जाएंगे। इसलिए हमें हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए इन सारी कंडीशंस में, ठीक है, तो यहां तक याद रखेंगे। समझ आ रहा है सबको? बच्चे आप लोग समझ रहे हो? यस मैम। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? मैम ग्रहणी और अतिसार में हरितक यूज क्यों कीवर्ड थे? हरितकी का देखो, ग्रहणी में होता क्या है, ग्रहणी और अतिसार में होता क्या है कि वहां पे अग्नि डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है, ग्रहणी में भी होता है अग्नि डिसबैलेंस हो गई रहती है, और अतिसार में भी अग्नि डिसबैलेंस हो गई रहती है, ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि जो हमारा, बच्चे आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम। ठीक है, तो होता क्या है कि हम हरितकी क्यों दे रहे हैं, पहले हमने हरितकी के गुण में देखा था कि अग्नि रिस्टोर करने का काम करती है, ठीक है, मतलब हमें ग्रहणी में होता क्या है, जब ग्रहणी के आप लोग लक्षण पढ़ोगे तो मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी कभी बंधा हुआ मल आता है और कभी कभी पतला मल आता है, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, ये 10 सिम्टम होता है ग्रहणी का, ठीक है, पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा ही करेगा, अगर ग्रहणी का पेशेंट है तो आपको कंप्लेन करेगा ही करेगा कि मुझे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, और जब कॉन्स्टिपेशन में हम जबरदस्ती जाके मतलब वॉशरूम जाएंगे, बैठेंगे, पहले तो कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होगा एंड देन उसके बाद हमको लूज मोशन होने लगता है, ये 10 सिम्टम होता है ग्रहणी का। मतलब यहाँ पे अग्नि डिसबैलेंस हो गई रहती है, तो अग्नि को रिस्टोर करने में हरितकी हेल्प करती है, और साथ में दीपन पाचन क्वालिटी है तो दीपन पाचन का भी काम करती है। ऐसे ही अतिसार में भी होता है, अतिसार क्यों होता है, वहां पे भी अग्नि
डिसबैलेंस हो गई रहती है 200 की वजह से, ठीक है। तो अग्नि को वापस से उसकी जगह पे लाना और उसको बल देना, अग्नि को बल देने का काम करती है हरितकी। इसलिए हम ग्रहणी और अतिसार में हरितकी का प्रयोग करते हैं। ओके मैम। ठीक है बच्चे, और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? तो फिर आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी जितना मैंने वर्क दिया उसको आप पढ़ के आओगे, स्किप नहीं करोगे, ठीक है। स्किप नहीं करना है। कल मैं पूछूंगी पहले, देन उसके बाद क्लास को स्टार्ट करूंगी। मैं थोड़ा धीरे चल रही हूँ, ठीक है। जब हम फ्लो में आ जाएंगे तो बहुत तेजी से कवर करेंगे, और मैं समझाते हुए चलूंगी, आपको क्लिनिकली सब कुछ कोरिलेट करते हुए चलूंगी, ठीक है। और आयुर्वेद में जितनी चीजें दे रखी है ना, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये क्यों बताई गई है, ठीक है। जैसे हरितकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इन जगहों पे क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको ये जानना है, ठीक है। तभी आप क्लिनिकली अप्लाई भी कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप सब लोग पढ़ के आओगे, ठीक है बेटा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे एक मैसेज डाल दिया करना, ठीक है। मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों को। ओके, क्लास को खत्म करते हैं।